हेलो एवरीवन, होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेशनलिज्म है क्या। तो नेशनलिज्म का सिंपल अगर हिंदी में हम लोग मतलब समझते हैं तो वो है राष्ट्रवाद। लेकिन अगर हम उसको डिफिनेशन की तरीके से समझें तो नेशनलिज्म एक होता है फीलिंग ऑफ वननेस या फीलिंग ऑफ यूनिटी। इसमें होता क्या है, जिससे आप एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो, इंडिया वर्सेस कोई टीम ले लीजिए, मान लीजिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो आप देखोगे कि जब आपकी टीम का कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है, इंडिया की टीम का कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है, तो आपको एक खुशी मिलती है। भले आप उस प्लेयर को पर्सनली ना जानते हो, वो आपको ना जानता हो सकता है वो प्लेयर आपके स्टेट का ना हो सकता है वो प्लेयर जो है आपके आपकी लैंग्वेज ना बोलता हो सकता है वो आपके धर्म का भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको खुशी होती है। तो उसके पीछे कारण है नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ वननेस। आपको लगता है कि अरे ये तो अपने देश का है। तो फीलिंग आती कैसे है? ये फीलिंग तब आती है जब हम सभी लोग एक कॉमन लैंग्वेज, अब यहाँ कॉमन लैंग्वेज भले है लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, एक अगर कॉमन बाउंड्री में है, आस-पास की भाषा आप बोल रहे हैं तो भी एक वननेस की भावना आती है। आपका कल्चर सेम हो, आपका हिस्ट्री एक जैसा हो, आपका टेरिटरी एक जैसा हो, तब आप जो है आप एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हो। इसमें से कई सारे कारण हैं जो अगर फुलफिल होते हैं तो अपने आप ही एक वननेस, एक अपने आप ही नेशनलिज्म आ जाता है। या फिर आपका पीएम एक ही हो या फिर आपका राष्ट्रपति एक हो, तो ऐसा जो है एक फीलिंग आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, बना के आप लोग लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि जो मेन हमारा टॉपिक है, वो है कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स थे, वो क्या-क्या कारण थे, जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म था देश में, वो आगे बढ़ा, जो राष्ट्रवाद था देश में आगे बढ़ा। क्योंकि यहाँ समझने की बात ये है कि आज का जो आप भारत देख रहे हो, ऐसा भारत उस समय नहीं था। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर कोई एक भारत जैसा कुछ है, इसकी उनको जानकारी भी नहीं थी। क्योंकि उस समय ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट करता ही नहीं था। उस समय लोग बटे हुए थे अपने-अपने रजवाड़े में, अपने-अपने राज्यों में, अपने-अपने किंगडम्स में। वो लॉयल थे अपने राजाओं के लिए। उनके लिए भारत जैसा कुछ था ही नहीं। फिर ऐसे लोगों को जो है आपस में एक साथ लेकर आना, फिर उनको एक साथ खड़े करना, ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। तो एक ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो इन सभी चीज़ों के पीछे जो है वर्क करते थे। तो उसमें पहला जो फैक्टर था वो एक था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि ऐसा एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि कुछ बेकार करना, कुछ जो है बर्बरता करना, कुछ नुकसान पहुँचाना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ जो है इकोनॉमिक्स के मामले में, पैसे के मामले में, आर्थिक रूप से हमको जो है जो नुकसान पहुँचाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी एक कारण था कि हमारे यहाँ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ। जिसमें पहला था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन का मतलब निकालना, वेल्थ मतलब समझ ही रहे हो, वेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं आता है, वेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर वो चीज़ जो एक वैल्यू पोज़ करे। इंडिया का जो वेल्थ था, उसको बहुत ही सिस्टम तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो ब्रिटिशर्स अपने देश से ले जा रहे थे, और कहाँ लेके जा रहे थे? वो इंडिया से लेके जा रहे थे अपने देश ब्रिटेन में। ठीक है? और इस चीज़ को भारतीयों को बताया किसने? तो इस चीज़ को बताया था दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कई सारे कारखानों को बनाना। कई सारे जब कारखाने बनते हैं देश में, छोटे-मोटे कारखाने बनते हैं, बड़े कारखाने बनते हैं, इससे देश के लोगों को मिलता है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोग वहाँ काम करते हैं। लेकिन यहाँ बेटा लगा हुआ है डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि कारखाने खत्म हो रहे थे, जिससे लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। कारखाने खत्म क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज़ थे, जो हमारे भारतीय, जो हमारे पुराने इंडस्ट्रीज़ थे भारत में जो थे, वो सब के सब अपने आप कम होते चले जा रहे थे, अपने आप बंद होते चले जा रहे थे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंग्लैंड से जो है सस्ते सामान को यहाँ पर लेकर आते थे और यहाँ पर सस्ते सामान वो बेचते थे। अब जो एक आम नागरिक है भारत का, वो उसके लिए क्या ज़्यादा मैटर करेगा? जो ज़्यादा सामान जो सस्ता है, उसी सस्ते सामान को खरीदेगा। तो इससे ब्रिटिशर्स का तो काम आगे बढ़ेगा, लेकिन जो इंडियंस का जो काम है वो जो है घटेगा। इससे हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है खत्म हो रहे थे। हैवी टैक्सेशन, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, लाइक जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, रेतवारी सिस्टम था। इससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के जो किसान थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है बोझ बढ़ता जा रहा था, किस चीज़ का? टैक्सेशन का। टैक्सेशन का मतलब आपको मालूम ही होगा, कर का। आप जो भी चीज़ करते हो आप उसपे एक सर्टेन अमाउंट जो मनी होता है आप उसको सरकार को देते हो। तो एक मिनिमल अगर वो होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो आप ₹100 कमा रहे हो,
और आप उसमें से जो है ₹5 या ₹10 सरकार को दे रहे हो कि चलो ठीक है, ये पैसा आप रख लीजिए, इससे जो है हमारे लिए सुविधाएँ लाइए, जैसे कि रोड बनवाइए या हमारी आर्म फोर्सेस को आप सैलरी दीजिए या गरीबों में आप जो है भोजन बँटवाइए, तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लो ये आप ₹100 कमा रहे हो और सरकार आपसे जो है ₹50 ले ले तो आपको बुरा लगेगा, इवन आप जो है आगे कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो वही हुआ उस समय जो है, जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे उनसे इतना ज़्यादा हैवी सॉरी टैक्स ले लिया गया कि वो लोग जो है परेशान हो गए। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। जो आर्टिज़न्स थे, जो कामगार थे, जो काश्तकार थे, जो लोग अपने हाथों से सामान बनाया करते थे, ये लोग भी जो है अपना-अपना जॉब वगैरह चला गया इनके हाथ से, क्योंकि जो है वही मैंने ऊपर बताया कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, वो इंडिया में आने लगे। वो काफ़ी सस्ते थे, लोग उन्हीं के सामान खरीदने लगे। इससे क्या हुआ कि जो यहाँ ऑलरेडी सामान बनाया करते थे भारत में, उनके सामान महँगे हो गए। महँगे का मतलब कि उनसे ज़्यादा सस्ता सामान कोई और बेच रहा था। तो उनके सामान लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। इससे देश में क्या फैल गया? अनएम्प्लॉयमेंट, फेमाइन्स एंड पॉवर्टी। और उसके अलावा जो बचा-खुचा जो थोड़ा बहुत कहीं रियायत था, उसको काम किया फेमाइन और पॉवर्टी ने, गरीबी ने। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था ब्रिटिश का, वो किस पे ज जा रहा था कि कैसे भारत से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लूट किया जाए। इससे हुआ क्या कि इन लोगों ने नहर के बनाने में या कैनाल्स बनाने में या पॉन्ड्स को बनाने में, ये सब पे काम किया ही नहीं, जिससे देश में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है फेमाइन्स आए और गरीबी बढ़ी। कि हमारा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इसमें से कोई 2 या 3 आप ध्यान रखिए, बस इतना इम्पोर्टेंट है। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़, और उसके अलावा जो उस समय की जो पॉलिसीज़ थी, उस समय के जो नियम थे, वो भी बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो दमनकारी थे, बहुत कठोर थे। जैसे कि था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे, इनको जो बड़ी पोस्ट्स थे, उन चीज़ों से इनको जो है बाहर रखा गया कि आप जो है बड़े ओहदे तक आप नहीं पहुँच सकते हो, आपको बड़े ओहदे नहीं मिलेंगे, आप जहाँ जितने काबिल रहो। सारे बड़े ओहदों से कौन बैठेगा? यूरोपियंस बैठेंगे। उसके अलावा जो कानून बनाए गए उस समय के, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर पीस एक्ट, दोनों का जो ईयर था फॉर्मेशन का सेम है, 1878 और 1878। दोनों का दोनों जो है नियम भारतीयों के लिए लागू हुआ। जैसे आर्म्स एक्ट था, इसमें क्या हुआ कि जो इंडियंस थे उनको अलाउ ही नहीं किया गया कि आप जो है गन्स लेके चल सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप बिना लाइसेंस के गन लेके चलते हो तो आपको सज़ा दी जाएगी। जबकि सेम रूल यूरोपियंस के लागू नहीं था, वो बिना किसी लाइसेंस के जो है गन लेके चल सकते थे। उसके अलावा अपना वर्नाकुलर पेस एक्ट था। इसमें ये था कि जो वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज में छपने वाले सभी अखबार को जो है, अपने अखबार में क्या वो छाप रहे हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिशर्स का। वो कोई भी ऐसी खबर नहीं छाप सकते थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ हो या उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ हो। जबकि ये रूल इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए लागू नहीं था, लेकिन लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, ऐसे न्यूज़पेपर्स में वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते थे। तो कैसा पॉलिसी हुआ? ये जो है काफ़ी रिप्रेसिव पॉलिसी हुआ। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो कि 1883 में हुआ था, ये भी समझ लीजिए आप। इसमें हुआ क्या, इसमें लॉर्ड रिपन थे उस समय के वाइसरॉय। उन्होंने क्या ट्राई किया कि जो यूरोपियन जज हैं और जो इंडियन जज हैं, इन लोगों की पावर सेम कर दी जाए। यानी नियम ये था कि जो यूरोपियन जज थे, सिर्फ़ यही लोग जो है किसी एक यूरोपियन क्रिमिनल को सज़ा दे सकते थे या सज़ा सुना सकते थे। इंडियन जज के पास ये पावर नहीं थी। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ कि चलो दोनों लोग की पावर को इक्वल कर दिया जाए, यानी कि अगर कोई एक आदमी जो यूरोपियन है वो गुनहगार है, तो उसको कोई यूरोपियन जज भी जो सज़ा सुना सकता है, इंडियन जज भी सज़ा सुना सकता है। लेकिन जो यूरोपियन लोग थे, वो लोग इससे नाराज़ हो गए कि अच्छा अब कोई इंडियन जज हमको जो है सज़ा सुना देगा, हम भले क्रिमिनल हैं तो क्या हुआ? क्या इंडियन हमको जो है सज़ा देगा? ये छोटे लोग हैं, ऐसा इन लोग के अंदर विचार आया। और फिर क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया, और जैसे ही इल्बर्ट बिल वापस लिया गया, अब तो ये जग ज़ाहिर हो गया कि यूरोपियन जो है इंडियंस को अपने बराबर नहीं रखते हैं। मतलब ये इतना भी नहीं समझते हैं कि जो यूरोपियन क्रिमिनल है, वो एक इंडियन जज के भी ऊपर है। ये सब रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी। उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स चले, जैसे कि सामाजिक और रिलीजियस मूवमेंट। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप सभी लोगों के साथ रखना चाहते हो, आप पूरे देश को एक साथ बाँटना चाहते हो, तो आप ये चाहोगे कि देश में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं जो दबाए कुचले गए हैं या महिलाएँ हैं, इन लोगों को भी आपको जो है अपने साथ लेके चलना होगा। आप अगर चाहते हो कि देश आगे बढ़े, तो आपको सबको साथ में रखना पड़ेगा। इन सभी बातों को हमारे शुरुआती जो लीडर्स थे, उन्होंने समझा। इसलिए उन्होंने जो है बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, जो समाज में जो बुराइयाँ थी, वो बुराइयाँ जो महिलाओं को या दबे हुए लोगों को
पीछे छोड़ रही थी, सिर्फ़ कुछ ही लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रही थी, उन सभी बुराइयों को ख़त्म किया गया और ख़त्म करने में जो है कुछ बहुत सारे लोगों को उसमें हाथ था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो और नेम्स हैं वो है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है? इनके बारे में समझते हैं, इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी 1828 में, ठीक है? इन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके अलावा जो है इन्होंने प्रमोट किया अपने देश में कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब कि हमको थोड़ा साइंस वगैरह भी अपने एजुकेशन में ऐड करना पड़ेगा, ऐसे आगे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और इसीलिए जो है इनको रिगार्ड किया जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। रेनेसेंस आप क्लास 9 में काफ़ी पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है रीबर्थ। अब इनके साथ सती प्रथा काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सती प्रथा को इन्होंने जो है एंड करवाया था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा में होता ये था कि अगर कोई महिला है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस पीयर पे, उस चिता पे जिस पे उनके हस्बैंड को जलाया जा रहा है, उस पे इनकी वाइफ़, उस आदमी की वाइफ़ को भी जलाया जाएगा। ज्योतिबा फूले थे सेकंड काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने जो है शुरू किया था सत्यशोधक समाज को, ठीक है? 1873 में इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था कि अपलिफ्टमेंट, यानी कि लोअर कास्ट लोगों को और उनकी महिलाओं को उठाने में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है अपना योगदान दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा मानते थे कि जो लोअर कास्ट है और जो महिलाएँ हैं, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ ब्राह्मणिसल डोमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ का विरोध किया कि जो समाज है इसमें जो ब्राह्मण्स हैं, उनके जो डोमिनेशन, यानी हम लोग जो उनको हर चीज़ में उनको ऊपर रखते हैं, वो पूरे समाज को डोमिनेट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से समाज चलता है। ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसके अलावा समाज है और समाज में सभी लोगों को जो है इक्वल होना चाहिए, कोई भी बड़ा, कोई छोटा नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ द प्रेस, यानी कि उस समय सिर्फ यही लोग नहीं, उस समय जो प्रेस था, उस समय जो न्यूज़पेपर वगैरह हुआ करते थे, इन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि भारत में कैसे नेशनलिज़्म जो है फैले। तो न्यूज़पेपर का क्या काम था? तो सबसे पहला ये है कि उस समय का जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था, यानी कि उस समय जो एक आइडिया थे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसको पूरे देश में फैलाना, लोगों को बताना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जाता है, वो जाता है हमारे न्यूज़पेपर्स को। उसके अलावा उस समय के जो मेन न्यूज़पेपर थे, वो थे हिंदू, अमृत बाज़ार पत्रिका, केसरी, ठीक है? उसके अलावा प्रेस इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो न्यूज़पेपर था, इससे ब्रिटिश के जो भी इनजस्टिस थे, यानी जो ब्रिटिश की जो प्रॉब्लम्स थे, जो ये लोग हमारे साथ कर रहे थे अन्याय, उसको जो इन्होंने जो है लोगों को बताया अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। और उसके अलावा इन्होंने पॉपुलर किया है कोई नेशनलिस्ट आइडियाज़ को, यानी कि जो है मान लो कोई भी आइडिया है, आज़ादी का आइडिया हुआ, या कोई एक आदमी है जो बुरा है, या कोई एक पॉलिसी है जो बुरी है, तो उसको कैसे आप लोगों तक पहुँचाओगे? आप कैसे एक ओपिनियन तैयार करोगे? तो वो है न्यूज़ के माध्यम से। आज ही आप देख रहे होंगे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाँ, मान लो कोई ऐसा आदमी है, कोई एक कुछ कोई पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की खराब है, तो एक कॉमन आदमी कैसे समझेगा कि पॉलिसी खराब है कि अच्छी है? तो उस वो कौन बताएगा उस कॉमन आदमी को? तो वो न्यूज़पेपर बताएँगे। आज के समय में न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, जो बताते हैं कि चलो पॉलिसी कैसी है, कैसी नहीं है, अच्छी है, बुरी है। क्योंकि कॉमन आदमी तो वहाँ जाके देखता नहीं कि सरकार क्या कैसे कर रही है, पॉलिसी के नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव्स क्या हैं, वो तो न्यूज़पेपर का काम होता है। तो उस समय के भी न्यूज़पेपर्स जो है किया करते थे, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ में, या उनकी जो भी अन्याय चीज़ें होती थी, उसको कॉमन लोगों को बताया करते थे। उसके अलावा जो है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग लीडर्स एंड हेल्प मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। उस समय के जो लीडर्स थे, जैसे कोई लीडर है जो बंगाल में है, कोई लीडर जो महाराष्ट्र में, कोई लीडर जो उत्तर प्रदेश में है, तो प्रेस के माध्यम से उनके अपने आइडियाज़ शेयर हुआ करते थे कि क्या, हाँ, किस जगह पे क्या चल रहा है। क्योंकि आज जितना हमको लगता है कि इंडिया, आज आपको लगता है केरल कितना पास है, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कम्युनिकेशंस के माध्यम, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के माध्यम, मोबिलाइजेशन के माध्यम बहुत स्लो थे। समय लग जाता था एक मैसेज को दूसरी जगह पहुँचने में। तो ऐसे में प्रेस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। उसके अलावा एक पब्लिक पब्लिक ओपिनियन बन जाता था प्रेस के माध्यम से। मैंने अभी बताया क्या होता है पब्लिक ओपिनियन बनना। तो ये सभी फैक्टर्स थे जिन्होंने जो है एक नेशनलिज़्म का भावना अपने देश में पैदा किया। अब उसके अलावा जो है देखते हैं फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम लोग समझते हैं कि उसके बाद जो है जो पार्टी बनी हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके इतिहास को हम लोग समझते हैं। तो पहले समझते हैं प्रीकर्सर
आईएनसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट को आप समझिएगा। यानी आईएनसी जो कि 1885 में बनी, इसके पहले भी क्या कोई पार्टी थी? यहाँ बहुत सारी पार्टी थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट 2 पार्टियाँ हैं और 2 ही पूछता है आपके एग्ज़ाम में, वो पहला था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बना था 1866 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये बना था 1876 में, दोनों में जो है 10 इयर्स का गैप है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाया था दादा भाई नेहरू ने, कहाँ पर? लंदन में। किस लिए? क्योंकि जो लंदन में जो है, जो वहाँ की जो आम जनता है, उनको ये बता सके कि आपके ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में कैसे हमारे साथ जो है एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे हैं। हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे ग्रीवेंसेस को वहाँ पे जो है वो बता सकें। अगला जो पार्टी था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये 1876 में बना। इसको बनाया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने, ठीक है? अब फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी समझते हैं। ये बना 1885 में, मैंने अभी बताया 1885 में बना था। इसको बनाया था, चाहे आप बोलो एओ ह्यूम और चाहे बोलो आप एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है? ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, यानी एक बेसिकली आज के समय का आप समझ सकते हो, ये एक आईएएस ऑफिसर थे जो कि रिटायर हो चुके थे। एएनसी का पर्पस क्या था? ताकि एक प्लेटफॉर्म मिल सके इंडियंस को, एक स्थान मिल सके इंडियंस को, एक जरिया मिल सके इंडियंस को, उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी चीज़ों को जो है वो आपस में डिस्कस कर सकें और फिर उन सभी प्रॉब्लम्स को जो है वो ब्रिटिश के सामने रख सकें, ठीक है? इनिशियली इंटेंडेड एज अ सेफ्टी वॉल्व, समझना, सेफ्टी वॉल्व टू लेट आउट द पॉलिटिकल स्टीम एंड अवॉइड रिविलियन। देखो, मान लीजिए मान लीजिए कि आपके गाँव में, आप एक गाँव के प्रधान हो और आपके गाँव में जो है डेली कोई ना कोई लड़ाई हो रही है। किसी बात पे, कभी नाली पे, कभी किसी ज़मीन के मामले पे, कभी रोड के मामले पे। रोज़ डेली 1-2 लोग एक-दूसरे को मार ही रहे हैं, कोई किसी का सर फोड़ दे रहा है, कुछ भी ऐसा मैटर है। तो आप गाँव के प्रधान हो, आप इस चीज़ को सँभालोगे कैसे? आप ऐसा करोगे, आप सबको इकट्ठा करोगे, गाँव के कुछ ख़ास लोगों को जो समझते हैं कि मैं गाँव का लीडर हूँ, मैं गाँव का नेता हूँ। आप उनसे कहोगे कि यार देखो, डेली लड़ने की आवश्यकता नहीं है तुमको। डेली जो है मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है तुमको। ऐसा करो, तुम लोग साल में या महीने में, 6 महीने में 1 बार जो है मिलो एक जगह। वहाँ आपस में बात करो कि तुम्हारी समस्याएँ क्या हैं और समस्याएँ मुझे बता दो। तो ये क्या हुआ? ये हुआ, आपने क्या यूज़ किया? आपने यूज़ किया सेफ्टी वॉल्व, यानी जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वहाँ पर आप लोगों ने जो है एक सुझाव दे दिया। अब लोग अपना मिलते हैं, बात करते हैं, आपको प्रॉब्लम बता देते हैं। प्रॉब्लम सुनना है, नहीं सुनना है, कैसे क्या करना है, ये आपकी समस्या है। आपने अच्छा तरीका अपनाया। वही तरीका ब्रिटिशर्स ने अपनाया था। हमारे जो लीडर्स थे, वो आए दिन जो है प्रोटेस्ट किया करते थे, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। उनकी रोज़ कोई ना कोई नई समस्या। ब्रिटिश इसके लिए का यूज़ किया सेफ्टी वाल्व, यानी कि जो है उन्होंने इन लोगों को एक आईएनसी नामक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया कि चलो भैया अब तुम लोग यहीं पे अपना बैठ के डिस्कस कर लिया करो। साल में 1 बार मिलो, अपना डिस्कस कर लो प्रॉब्लम्स और मुझे बता दो, मैं देखूँगा उसको। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएनसी, अब आईएनसी जब बना, तो उस समय इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, यानी इसका उस समय जो इमीडिएट एम था वो क्या था? आईएनसी क्या चाहती थी उस समय? तो एनसी चाहते थे कि जो पूरे के पूरे देश है, जो पूरा-पूरा इंडिया है, उसमें कई सारे लीडर्स हैं, मैंने बताया कुछ लीडर केरल में है, कुछ लीडर कर्नाटक में है, कुछ लीडर यूपी में है, बिहार में। तो इन सभी लीडर्स के बीच में जो है एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाए, यानी कि ये सभी लीडर्स जो हैं आपस में एक साथ जुड़ जाएँ, आपस में एक साथ आ जाएँ और अपना एक कॉमन गोल रखें। उसके अलावा जो है पूरे के पूरे इंडिया में एक फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी बन सके, यानी कि पूरे-पूरे देश में जो लोग हैं, वो एक साथ एक हो जाएँ। चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे उनका जाति कुछ भी हो, चाहे उनका जो है रीजन का मतलब उनका जो क्षेत्र है, वो कुछ भी हो, बस वो एक हो जाएँ बस। फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड एंड प्रेज़ेंट देम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके अलावा जो है, जो पॉपुलर डिमांड है 2 लोगों की, जो लोग देखो, लोगों की बहुत सारी डिमांड है, लेकिन जो पॉपुलर डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिमांड्स हैं, उनको जो है एक साथ तैयार करें, उनको एक प्रॉपर पेपर में लिखें और उनको प्रेज़ेंट करते हैं, किसके सामने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। उसके अलावा जो है, जो भारत के जो यूथ हैं, जो नेक्स्ट जो लीडर्स हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाए, उनको एजुकेट दिया जाए कि क्या पॉलिटिकल मैटर में लोग आगे चल के क्या कर सकते हैं और कैसी चीज़ों को आगे लेके चलना है। उसके अलावा लोगों को ये एहसास कराया जाए कि उनकी अपनी खुद की भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी अपनी भी कुछ सिविक कॉन्शियसनेस है, यानी उनकी खुद की अपनी कोई ज़िम्मेदारी है। हमेशा लीडर्स भी आपके लिए नहीं खड़े होंगे। अगर लीडर आपको बोलते हैं कि हमको धरना देना है, तो आपको भी उसको करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को जो है, उस समय इनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था।
अब सेशन की बात करते हैं। सेशन का मतलब मीटिंग होता है, और आईएनसी का जो मीटिंग का तरीका था वो ये था कि ये लोग साल में जो है एक बार मिला करते थे, और मेजरली जो है दिसंबर के महीने में जब ये लोग मिलते थे, तो ये लोग अपना एक जो है प्रेसिडेंट चुन लेते थे। फिर वही प्रेसिडेंट एक पूरे साल प्रेसिडेंट होता था, और फिर नेक्स्ट ईयर नया प्रेसिडेंट बन जाता था। तो जो पहला सेशन हुआ वो 1885 में हुआ, जब फॉर्मेशन हुआ एनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये हुआ कहाँ पर? उस समय के बॉम्बे में हुआ। पहले डिसाइड हुआ कि पुणे में होगा, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैल गया था, इसलिए लोकेशन शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। आप देख सकते हैं ये पहली मीटिंग की फ़ोटो है। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे एनसी के वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इसको टोटल 72 लोगों ने जो है ज्वाइन किया था। इस मीटिंग में जो है कुछ ऐसे इशू डिस्कस किए जैसे कि सिविल राइट यानी कि मानव अधिकार। उसके अलावा इन्होंने ये भी किया कि जो इंडियंस हैं इनको भी जो है गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यानी कि जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, इसमें कुछ भारतीयों को भी ऐड करना होना चाहिए। और उसके अलावा जो जुडिशरी है, जो हमारा जो उस समय का ब्रिटिश का जो जुडिशरी था, जो न्याय इनका करने का तरीका था, जो इनका कोर्स थे, उसको एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब वो होता है जो लॉज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी का मतलब वो होता है जो लॉज़ को ये देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोनों साथ में काम करते हैं, तो दिक्कत आम लोगों को होती है। मान लो कि कोई पर्सन, मान लो अपना देश है, इसमें एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि कुछ नियम बनाया गया और उसको जो है लोगों के लिए जो है इम्प्लीमेंट किया गया। एक कॉमन पर्सन को उससे दिक्कत हो रही है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव और कोर्ट दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं, तो इस कॉमन आदमी की वही बात सुनी जाएगी? कभी नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे में जो अगर दोनों अगर अलग-अलग काम करेंगे, तभी तो जो है अगर कोई परेशानी एग्जीक्यूटिव से होती है, तभी तो जो है कोर्ट सुनेगी उस बात को, और कोर्ट फिर इस आदमी को न्याय देगी। लेकिन अगर साथ होंगे तो कैसे न्याय देगी? तो इसलिए इन्होंने कहा कि दोनों को अलग-अलग हो जाना चाहिए। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इतना लिखना है। डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें। और यहाँ कहाँ पर हुआ था? तो एक कॉलेज था उस समय जो है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहीं पर ये मीटिंग हुई थी। सेकंड सेकंड सेशन अगले ही साल हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट थे आपके दादा भाई एलओजी, ठीक है? पहले मीटिंग में सिर्फ 72 लोग थे, इसमें और लोग बढ़े, और उसके अलावा जो है इसमें मैसेज वगैरह दिया गया मासेस को, यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। यही सब कि आप लोग आइए जो है जुड़िए हमारे साथ। और उन्होंने जो है कुछ डिमांड्स रखे कि कैसे जो है संविधान में जो है सुधार किए जाए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए। ये था आपका चैप्टर सेकंड। सिर्फ आपको इतना ही रिवाइज करते हुए चलना है, आपको चीज़ों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, बस इसके बाद कुछ नहीं पूछता है। नेक्स्ट आपको किस चैप्टर वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। ओके।